दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 11वां। इससे पहले हमने आपको 10 टेस्ट करा दिए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उन 10 टेस्ट को सबसे पहले दीजिएगा। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करिएगा। और सबसे पहले खुद से सारे क्वेश्चन पेपर जो हमने करा दिया 1 से 10 आप उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, क्योंकि हमने 400 क्वेश्चन आपको अच्छे से करा दिया। ठीक है, चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को पता होगा हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 पर चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो एक बार आप रिवीजन जरूर करिएगा। भाग 5 में हम लोगों ने अध्याय 1 पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। यानी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका था। उसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो बताइएगा, भाग 2 हमने अध्याय 2 आपको पढ़ाया, भाग 5 में अध्याय 2। और आप कहोगे सर अध्याय 2 था वह हमारा था संसद। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा साथियों। और अगर आपको ध्यान होगा आर्टिकल, तो आप मेरे साथ बताइएगा, आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक हम लोगों ने संसद के बारे में अच्छे से पढ़ा, 2 वीडियो पढ़ा है। ठीक है, जरूर देखिएगा। फिर इसके बाद आपको याद होगा साथी, हमने आपको भाग 3 पढ़ाया। और भाग 3 आप जानते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो हमने पढ़ा। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ एक आर्टिकल इसमें हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 123, आपको याद होगा। ठीक है, आपको ध्यान होगा इसके बाद हमने आपको अध्याय 4 पढ़ाया था, भाग 5 का अध्याय 4 पढ़ाया था। और अगर आप ध्यान रखे होंगे साथी, अध्याय 4 जो कि था साथियों सर्वोच्च न्यायालय। क्या था? सर्वोच्च न्यायालय है साथी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। और आप जानते हैं साथी यह जो था आर्टिकल 124 ला करके 143 तक है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, आज जो हमारा सेशन है साथी वह अंतिम भाग होगा। यानी भाग 5 में अध्याय 5 दिया हुआ है। और इस अध्याय 5 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे सीएजी होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कि आप जानते हैं 148 से लगा करके आर्टिकल 151 तक आते हैं, इन पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पार्ट आपको ध्यान आ रहे हैं ना? नहीं ध्यान आ रहे तो भैया ये आपकी गलती है, रिवीजन नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई एग्जाम रहे आप फेल हो जाएंगे, चाहे वो पेट का ही एग्जाम क्यों ना हो। रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आज हम सीएजी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हम लोग राज्य सरकार पर पहुंच जाएंगे साथी। क्या राज्य सरकार भारतीय संविधान के भाग 6 में दिया गया है। आपको याद होगा साथी भाग 7 जो है वो निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 6 के बाद सीधे किस पर चर्चा करेंगे? भाग 8 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को साथी आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो मेरे भाई पहले तो जान लीजिए आखिर में सीएजी साहब होते क्या, इनका काम क्या होता है। आपने संसद नाम का चैप्टर पढ़ा और उसमें मैंने आपसे बार बार कहा कि भैया एक शब्द होता है भारत की संचित निधि, और इस संचित निधि के माध्यम से ही सरकार पैसे को अपने पास मंगाती भी है और पैसे को देती भी है। यानी खर्च जो है वो संचित निधि के द्वारा सरकार करती है। फिर हम लोगों ने लोक लेखन निधि के बारे में पढ़ा था साथी, आपको थोड़ा ध्यान होगा। ठीक है, लोक लेखन निधि, इन सारी निधियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब तो सीएजी का क्या काम था भाई, सुनिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि संसद को कोई काम करना है। ठीक है, मान लीजिए कि मोदी जी कोई काम करना चाहते हैं, उनकी जो सरकार है कोई काम करना चाहती है, तो वो कुछ पैसे निकालेगी। जाहिर सी बात है वो पैसों को अपने पास निकाल के खर्च करेगी, जाहिर सी बात है। तो संचय निधि से खर्च करेगी, तो कितना खर्च करेगी? ठीक है, ये बात कोई तो व्यक्ति होना चाहिए जो जाने और जो जान करके उस बात को संसद के सामने रखे, ताकि जनता का पैसा है, प्रत्यक्षता बनी रहे उसके पास। तो सीएजी क्या करते हैं कि वही जो वो पैसा निकालता है ना, वो उसको देखते रहते हैं कि भाई आप कितना पैसा निकालें, फालतू का तो खर्च नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक पॉइंट और आप जानते हैं भाई, सरकार तो कलेक्शन वगैरह भी तो करती है। तो कलेक्शन वगैरह के लिए जो कंपनी वगैरह होती है, ये कंपनी का तो अपना खुद का आय व्यय सब कुछ चेक करना पड़ेगा ना। तो वो सब काम कौन करता है? साथ ही वो सारा काम भी सीएजी करता है। ठीक है, सीएजी का काम ही यही होता है कि भाई आने वाला जो पैसा है जहां जहां से आ रहा है उन जगह का छानबीन आप करिए, चेक करिए, जांच करिए, वो सब ला करके खाते में आप जमा करिए। ये सारा काम इन्हीं का होता है। लेकिन थोड़ा एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, जैसे ब्रिटेन वगैरह जो होता है वहां पे नियंत्रक भी होते हैं। मतलब कंट्रोलर तो भारत में भी है लेकिन नाम मात्र का है, क्योंकि अगर भारत की संचित निधि से सरकार पैसा निकालना चाहे तो सीएजी उसको रोक नहीं सकता है। जैसे ब्रिटेन में मान लीजिए रोक सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं रोक सकते।
बस यही काम है सीएजी का। अब इन्हीं बारे में कुछ पढ़ना है, आइए पढ़ लेते हैं। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो पहली बात तो विपक्ष का नेता कोई रोल प्ले नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है, क्योंकि अगर ये तीनों लोग कर देंगे तो इनके बारे में सीएजी लिखने लगेगा, मामला गंभीर हो जाएगा। तो डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर साथी। ठीक है, देखिएगा हम लोगों ने चर्चा किया कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में यानी सीएजी के बारे में है। अनुच्छेद 148(1) में कहा गया कि भैया भारत के एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे जो कि राष्ट्रपति, जिनको राष्ट्रपति हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा अपॉइंट करेंगे, यानी कि नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, और सुनिए इसी में एक पॉइंट और लिखा गया है कि जो हमारे सीएजी होते हैं ना, अगर इनको हटाना है ना तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, सीएजी को उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है, वही प्रक्रिया फॉलो करते हैं, वही रीति फॉलो करते हैं जो उच्चतम न्यायालय, मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में किया जाता है। आपको याद होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, इससे पहले हमने अभी आपसे चर्चा किया। एक संकल्प पत्र लाना पड़ता है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह साथी, इसके बाद पूरा एक जांच समिति बनती है, एक पूरा अधिनियम है, तो वो सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जब हमें सीएजी को हटाना है, मतलब बहुत गंभीर पद है साथी, ध्यान रखेंगे। अगला, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाएगा, नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं साथी। आप सोचिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर पावर रखने वाला व्यक्ति इनको शपथ कौन दिला सकता है, तो आप सीधे कहोगे सर जाहिर सी बात है इनको शपथ कौन दिलाएगा, पहला हो जाएगा राष्ट्रपति ही दिला पाएंगे, क्योंकि ये पद ही आप देखिए कितना खतरनाक है। देखिए 148 का 2 क्या कहता है, कहता है क्या कि इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि सीएजी साहब अगर हैं, मान लीजिए ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो नए सीएजी तो अपॉइंट किए जाएंगे, है कि नहीं है साहब, तो नए सीएजी हो चाहे पुराने सीएजी हो, अगर वो सीएजी का पद धारण करें तब, यही मतलब है प्रत्येक व्यक्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है, अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति, ठीक है, या इनके द्वारा इस काम के लिए, कौन काम के लिए, मतलब शपथ दिलावे खातिर नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में, कहाँ पे भैया, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए जो प्रारूप दिया गया उसी के अनुसार शपथ लेंगे। कहने का मतलब देखिए साफ साफ है भैया, सीएजी शपथ का प्रारूप कहाँ दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर तीसरी अनुसूची में सीएजी के प्रारूप का शपथ दिया हुआ है। किसके सामने शपथ लेंगे, तो आप कहोगे भैया राष्ट्रपति के, और अगर राष्ट्रपति चाहें तो कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं जो इनको शपथ दिलाए, दोनों बात याद रखेंगे। 148 अगला, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तें कौन निर्धारित कर सकता है। अब देखिए यही थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाएगा कि अब इसको कौन निर्धारित करेगा, तो भले ही से जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन वेतन और सेवा शर्त वो भारतीय संसद निर्धारित करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा साहब। ठीक है, भारतीय संसद निर्धारित करेगा। और एक क्वेश्चन हमसे ये पूछता है, अभी तो चलिए इसका आंसर सी मार दीजिए। ठीक है, देखिए अच्छा ये बात और ध्यान रखिएगा, 148 के 3 में क्या कहा है, कह रहा है कि देखो भैया जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे ना, यानी जो सीएजी साहब होंगे ना, इनका वेतन भत्ता ये संसद निर्धारित करेगा। ठीक है साहब, ठीक है, कितना होगा भैया इनका पैसा, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, तो कितना होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है साथी उनके बराबर जो है सीएजी साहब का वेतन होता है। तो कभी कभी सवाल घुमा के पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, आप सनोम रहेगा सीएजी मार दीजिएगा खट से। ठीक है, अच्छा इनके वेतन में या फिर इनकी अनुपस्थिति या फिर इनकी छुट्टी, पेंशन या फिर इनकी निवृत्ति, जब तक ये काम करेंगे उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मैंने इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद केवल केंद्र सरकार के किसी अन्य पद को ग्रहण कर सकता है, राज्य सरकार के नहीं। अच्छा एक बात हमें आप बताइए, मान लीजिए कि ए नाम की हमारी कंपनी है ना, हमारी कंपनी है भैया, हम कमाई रहे हैं, हमारे पास ए कोई व्यक्ति है जिनका नाम है साथी सीएजी। ठीक है, हम सेंट्रल का मान लीजिए चाहे स्टेट का मान लीजिए, सेंट्रल माने पब्लिक सर्विस वाला यानी पीएसयू आप मान लीजिए, या हम स्टेट का मान लीजिए सीएजी साहब है। ठीक है, तो सीएजी का काम क्या है, हमारी जो कंपनी उसके लेखाओं को ये भाई साहब चेक करेंगे। तो सीएजी साहब हमारी कंपनी में आए और हमने उनसे कहा देखो भैया सीएजी 5 साल बाद तो जब रिटायर हुई हो तो हमारे कंपनी में हम तुमका सीईओ बनाए थे, हमारा अभी जो हमारा लेखा भैया उसमें हमको घाटा दिखाई दो,
ताकि हमें टैक्स ना देना पड़े। तो सीएजी हमारे बस में आ जाए कि ना आ जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून हो, ऐसा कोई विधि हो जो ये बात कह दे कि देखो भैया सीएजी, तुम अगर अपना पद छोड़े और कहीं जो आके कंपनी वगैरह ज्वाइन किए तो फिर तुम्हारे वो खैरियत ना होगा, तो सीएजी साहब डर जाएंगे, है कि नहीं है? ठीक है। तो एक पॉइंट सर यहाँ याद रखिएगा, जो सीएजी होते हैं जब वो अपना पद छोड़ देंगे तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो साथ ही राज्य सरकार हो, इन दोनों में से किसी के भी यहाँ काम नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब किसी, मतलब चाहे केंद्र सरकार हो या फिर कोई राज्य की सरकार हो, इनके अधीन किसी भी पद के ये पात्र नहीं होते। ये बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 का 4 कहता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला ऑप्शन कह रहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। ये बात बिल्कुल सही है, जो उसे विधानमंडल के समक्ष यानी राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। ये वाली बात सही है। गलत हो जाएगा आपका कौन सा, पहला विकल्प साथी, दूसरा हो जाएगा आपका सही। हमसे पूछा कौन सा सही है तो बी कर लीजिएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए अनुच्छेद 148(4) क्या कहता है। अच्छा यहाँ सी दिया है, क्या हो गलत दिया है, सही कर लीजिएगा। 148(4) कहता है कि इसके अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होंगे साथी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होंगे अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार के या किसी राज्य के सरकार के अधीन किसी पद के पात्र नहीं होंगे। ऐसा क्यों किया गया वो तो आप समझ रहे हैं ना बतिया, यही नाते। जबकि 148 का 5 क्या कहता है, ये कहता है देखिए इसके अनुसार भारतीय लेखा परीक्षक और जो लेखा विभाग है के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की जो सेवा शर्तें हैं और नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक हैं माने सीएजी के जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन पावर होते हैं, प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। अब देखिए आपको यह कंफ्यूजन बनेगा। क्या कंफ्यूजन बनेगा? देखिए कंफ्यूजन ये बनेगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि सीएजी का जो वेतन और भत्ता होगा इसका निर्धारण कौन करेगा साथी? संसद करेगा। ये बात ठीक है, ठीक है। लेकिन सीएजी के जो कार्यालय होते हैं साथी, यानी भारतीय लेखा परीक्षक का जो कार्यालय है या फिर जो लेखा विभाग का जो कार्यालय है, उन कार्यालय में जो अन्य कर्मचारी हैं जैसे मान लीजिए चपरासी हो गए और काम करने वाले लोग हो गए, साथ ही जो अदर कर्मचारी हैं और जो जैसे सीएजी का खुद इनका भी तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन होता होगा, अकेले कंपनी दौड़ेंगे बेचारे नहीं ना, वो अपना भी उप विभाग बनाए होंगे। तो उनकी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं साथी, उनका निर्धारण जो है वो माननीय महामहिम के द्वारा नहीं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जबकि अगर कहेगा सिर्फ वेतन भत्ता कौन देता है तो संसद निधि संसद के द्वारा विधि बनाया गया है उससे मिलता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये कह देगा कि कार्यालय में जो अधिकारी वगैरह उनके लिए कौन तय करता है तो कंफ्यूजन लाने की जरूरत नहीं, सीधा राष्ट्रपति द्वारा ध्यान रखना होगा फंडामेंटल। ठीक है, 148 का 5 ऐसा कहता है। अगला डाट के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर आधारित होंगे। अच्छा ये तो हम लोग जान गए। अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो 148 के 5 में क्या कहा गया कि भैया ठीक है ये सब वेतन भत्ते राष्ट्रपति तय करेंगे। और 148 का 6 क्या कहता है देखिएगा, ये कहता है देखो ये जो बता रहे हो ना ये वेतन भत्ते जो कर्मचारी होंगे इन सबका वेतन भत्ता ये भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। अब समझ में आ गए ना। 6 क्या कहता है साथी कि 6 कहता है कि देखो जो सीएजी साहब हुई है उनके कार्यालय जो प्रशासनिक व्यय है उसकी बात हो रही है। ठीक है, और जो अधिकारी वगैरह काम कर रहे हैं उनके उसपे उन सबके जो वेतन भत्ते पेंशन है वो सब कुछ भारत के संचित निधि से वहां से दे दिया जाएगा। तो ये बात 148 के 6 में लिखा गया है, ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, सब कुछ समझना। आगे बढ़ते हैं। देखिए 149 क्या कहता है आर्टिकल, ये कहता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां क्या होंगी वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 150 क्या कहता है कि संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप इसमें दिया गया है कि भैया कैसे कौन हिसाब से हम लिखेंगे वो सब ये बताते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 151 क्या कहता है, संपरीक्षा का प्रतिवेदन के बारे में उपबंध दिया गया है। और आप जानते ही हैं 148 से 151 के बीच में सीएजी की बात होती है, तो 151 तक थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है। तो संवैधानिक पद है ही क्योंकि आर्टिकल 148 में दिया हुआ है साथी, तो शायद जाहिर सी बात है संविधान में है तब तो
यह भारत सरकार की सभी प्राप्ति और व्यय का लेखा परीक्षक करते हैं। तो हमने आपसे कहा भी है, ये बात तो बिल्कुल सही। आप कहोगे हाँ सर ये दोनों सही है, सी मार दीजिए आंसर, आपका राइट आंसर सीएजी कम वही है। और क्या करेंगे सीएजी साहब, ठीक है। देखो तो ये बात तो क्लियर हो गया ना कि इनका पद संवैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल 148 में दिया गया है भारत सरकार की जितना प्राप्ति व्यय है लेखा परीक्षक करेंगे। इसीलिए इनको जो है पब्लिक पर्स भी हम बोलते हैं, यानी सार्वजनिक कोष का संरक्षक। अगर आपसे पेपर में कहे सार्वजनिक कोष का संरक्षक किसे कहते हैं, तो जवाब दीजिएगा सीएजी को, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में सही है साथी? यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है, जाहिर सी बात होता है, कोई डाउट नहीं है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का भी संरक्षक होता है, बिल्कुल सही है। यही थोड़ा सा गड़बड़ा जाए बस कंपनी वाले लाभ कमा लिए, कितना कंपनी वाले कमाऊ लेते हैं काहे कि भारत में जन्म करते सुपारी भी करते ससुरा रहते मनी लाइन लगा देते तो सीएजी साहब को देने के लिए तो दुनिया तैयार हो जाएगा। इसका नियंत्रण केवल केंद्र स्तर पे होता है, नहीं हो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे होता है। यह थोड़ा गलत कर दिए, तीसरा गलत करिएगा। जो सीएजी होता है ना, भले ही ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन सीएजी केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर होता है। महान्यायवादी जो होते हैं साथी, उनके जगह पर राज्य में आप देखेंगे तो महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। लेकिन सीएजी थोड़ी दूर होता है, सीएजी एक का होता है। तो 1 और 2 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ये वाला आपका सही जवाब। ठीक है साहब, देखिए तो यह भारतीय लेखा विभाग जोन है और भारतीय लेखा परीक्षण एक हेड होता है, ठीक है। लोक वित्त जोन होते हैं, ठीक है, के संरक्षक होने के साथ साथ संपूर्ण देश की वित्तीय व्यवस्था को भी वही नियंत्रित करते हैं। इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर होता है। श्री अम्बेडकर जी ने कहा है इनके बारे में कि यह भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, क्योंकि इसका काम बहुत खतरनाक है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए ही हटाया जा सकता है। अब वो कहोगे सर अभी तो कह रहे थे कि उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा, उसी रीति से हटाया जाएगा, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। तो फाइनल में तो ये भी आपने देखा था ना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो 3 स्तरीय आपने समिति बनाया था, उस समिति की रिपोर्ट के बाद हटाया तो राष्ट्रपति ने था अंतिम में। तो हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब आप पकड़ लिए ना, तो हटाएगा राष्ट्रपति ही, प्रक्रिया वो है अपनाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वाला है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य। अब देखिए इनका क्या काम होता है, क्या ड्यूटी होती है। पहला, वह भारत के संचित निधि से संबंधित सभी व्यय संबंधित लेखाओं का लेखा परीक्षक करेंगे, करेंगे कि नहीं? आप कहिए हाँ करेंगे सर। राज्य का संचित निधि चेक करिए कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जहां पे विधानसभा हो जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, वहां का जो व्यय का है लेखा परीक्षक करेंगे, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल करेंगे, क्या नहीं करेंगे? डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। सीएजी के काम ही होता है साथी, है ना। देखिएगा भारत का संचित निधि चेक करिए, फिर राज्य का संचित निधि चेक करिए, वह केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी जहां पे विधानसभा है उसके सभी व्यय का लेखा परीक्षक करेंगे। भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा, प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य का जो लोक लेखा होते हैं उन सभी के सभी व्यय का ये भी लेखा परीक्षण करेंगे। ध्यान रखना है ना, ये वाला पॉइंट खतरनाक है, ध्यान रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है? वे सभी निकाय, जितने भी बॉडी हैं, जितने भी प्राधिकरण हैं, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान, अनुदान मैंने समझ रहे हैं ना आप लोग, बताया था अनुदान की राशि, उनकी प्राप्तियां और व्यय का लेखा परीक्षण करेंगे, बिल्कुल करेंगे भैया, यही तो इनका काम है। देखेंगे कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कंपनी कितना कमा रही है और कितना झूठ बोल रही है, कितना टैक्स बचा रही है, ये सब। वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगामों का निर्धारण और प्रमाणन करते हैं, ये काम भी सीएजी करते हैं। सही है, ये मैं अच्छा ये मत कह दीजिएगा कि सीएजी बजट तैयार करते हैं, नहीं भैया, इसके लिए अलग से विभाग होता है नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर बजट भी तैयार करता है, नहीं नहीं, इसके लिए अलग से विभाग होता है। सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों यहाँ पे आपके सही है साथी। और मतलब एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेड माने जो व्यापार हो जाते हैं, विनिर्माण माने विनिर्माण के अंदर जो लाभ या हानि हुआ है उसको और अन्य अनुषंगिक लेखाओं का लेखा परीक्षण करने का काम करते हैं, ये इनका काम है। चलो ये बात तो ठीक है, ठीक है। साथ साथ में वह सभी निकाय चाहे प्राधिकरण हो, उनके व्यय और प्राप्तियों को देखेंगे,
उनका लेखा परीक्षक करेंगे जो कि केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करते हों। ठीक है, वह सरकारी जो कंपनियां होती हैं उनकी प्राप्ति और वे जो हमारे पीएसयू होते हैं साथी ना, उसको भी ये सब चेक करते रहते हैं साथी। ठीक है, उनका भी ये पूरा सर्वेक्षण करते हैं। वह अन्य विभागों एवं निकायों का, ठीक है, भी लेखा परीक्षण करते हैं जब संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो, मतलब अगर जरूरत पड़ती है तब। वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का भी निर्धारण करते हैं, ये इनका काम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है? वह केंद्र सरकार की लेखा संबंधी रिपोर्ट किसको देंगे? अभी हम लोगों ने पढ़ा, राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति संसद के सामने यानी लोकसभा और राज्यसभा के सामने उसे रखते हैं। जबकि जो सीएजी होता है वो राज्य सरकार की लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट को राज्यपाल को देगा साथी, और राज्यपाल विधानमंडल के सामने रखेगा। आप कहोगे सर दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के काम, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ये बात सही है। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को देगा, ये बात भी सही है। और राष्ट्रपति संसद के सामने रखेंगे जबकि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सामने रखेंगे। वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण भी करता है, ये हम लोग जानते हैं। वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भी देगा, जैसे विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट ये देता है साथी, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट देगा, सरकारी उपक्रम जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं यानी जो पीएसयूज होते हैं साथी, जैसे महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, इन सब का इनका भी लेखा परीक्षा रिपोर्ट देता है। तो ये तीनों रिपोर्ट देता है, इसको अलग से याद रखिएगा, पेपर में आता है। विनियोग, वित्त और सरकारी उपक्रम, इन तीनों पर रिपोर्ट देता है। अगला साथी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में सही है? वह संसद का एजेंट होता है, बात सही है, जाहिर सी बात है, और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है, सही है। वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति नहीं साथी, वह केवल संसद के प्रति होगा, याद रखिएगा, वो केवल संसद के प्रति होगा, मंत्रिपरिषद हो नहीं, केवल संसद के प्रति, केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, संसद अगर बुला के पूछेंगे तो कुछ बताएगा। वह सरकारी व्यय के तर्क संगतता, निष्ठता और मितव्ययता की भी जांच कर सकता है, फालतू अगर खर्च करेंगे तभी भी रोक सकता है। बहुत पावरफुल पद होता है, बस इस पद का जो है इस्तेमाल दबाव में ना करके इंसान करे तो भारत वाकई में इतना खूबसूरत बन जाएगा कि पूछिए मत। तो देखिए ये सारा काम इनके द्वारा किया जाता है साथी, लेकिन ये दूसरा काम नहीं करते। तो 1 और 3 कहाँ दिख रहा है? आपको सर सी में दिख रहा है, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, लिखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद के एजेंट होते हैं और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण भी करते हैं, अतः वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के प्रति नहीं। ठीक है, वह सरकारी व्यय जो होता है कि तर्क संगतता, निष्ठता और मितव्ययता की भी जांच करते हैं और ऐसे व्यय की व्यर्थता और दिखावे पर भी टिप्पणी कर सकते हैं कि आप जो है फालतू खर्च कर रहे हैं। डी.डी. बसु जी के किताब में लिखा कि कै की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में है और कुछ नहीं है साथी। ठीक है, अगला, सीएजी से जो सवाल बन सकते हैं हमने उस पर डिस्कस कर लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह करते रहिएगा। सीएजी से उससे ज्यादा क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है। अब हम भारतीय संविधान के भाग 5 में एंट्री कर रहे हैं और इसमें अब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ेंगे, यानी राज्य सरकार को साथियों पढ़ने वाले। पहला प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में राज्य सरकारों का उपबंध दिया गया है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में चर्चा की गई है। तो भाग 3 तो कभी जीवन में नहीं होगा, भाग 5 आपने देखा ही संघ सरकार है, तो भाग 6 ही बच रहा है। ऑप्शन में आपका हो जाएगा 20 प्रश्न का राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अमूमन भाग 6 को लेकर के, तो इसे कैसे बांटा गया है। देखिए, भाग 6 में जो पहला अध्याय होता है, इसका जो पहला अध्याय है उसमें एक शब्द लिखे हैं साधारण, साधारण। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है साथी, आर्टिकल इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 152। ठीक है, और आर्टिकल 152 में अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ साथी राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया है, जिसमें बताया गया कि राज्य में भारत के 28 राज्य शामिल होंगे, यानी राज्य की परिभाषा साथी आर्टिकल 152 में दिया गया है, जो कि साधारण एक अध्याय ही बनाया गया, साधारण।
पता नहीं क्यों बनाया गया होगा, अब हमारे संविधान निर्माता इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में ऐसा ही है। ठीक है, फिर इसके बाद अध्याय 2 आता है, जरा ध्यान रखिएगा, अध्याय 2 जिस पर हमें चर्चा करनी है अच्छे से। अध्याय 2 अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 153 है, यहाँ से लगा करके साथ ही 167 तक दिया हुआ है। ठीक है, और ये राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। जैसे आप संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में देखे हैं, वैसे ही साथ ही ये राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका ये दिया हुआ है साथी 153 से 167 तक दिया हुआ है, जिसमें हम लोग राज्यपाल, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद साथ ही हम पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, इसी तरह से और भी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे, फिर उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, फिर राज्य महाधिवक्ता हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में जो भाग 3 होता है, एक बार उसे समझ लीजिएगा। देखिए भाग जो 3 होता है साथी, ठीक है, भाग 3 उसमें कहने के लिए मतलब ऐसा समझिएगा, राज्य विधानमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यही हमारा है राज्य विधानमंडल, जो कि अध्याय 3 में आता है। राज्य विधानमंडल भाग 6 के अध्याय 3 में आता है, जो कि आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो 168 से लगा करके 212 तक आता है। इसमें हम राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो एक और अध्याय है, मतलब इसमें तो कुल 6 अध्याय हैं। भाग अध्याय 4 जो है साथी, ठीक है, अध्याय 4, तो जैसे अभी आपने देखा था कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं अध्यादेश जारी करते हैं, तो अध्याय 4 में यहाँ पे आप देखें तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 213, जिसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में उपबंधित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 213, यानी वही राज्यपाल कैसे जारी कर सकते हैं अध्यादेश, उसकी चर्चा साथ ही यहाँ पे किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भाग 5 जो है साथी, इसका भाग 6 का अध्याय 5, अध्याय 5 में हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 214 से लगा करके 232 तक पड़ेगा। फिर इसके बाद एक अंतिम भाग होता है भाग 6 के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो कि आर्टिकल 233 से लगा करके 237 तक आता है, और इसमें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी जो अधीनस्थ न्यायालय है उसकी चर्चा करेंगे। बस इतनी बातें होती हैं साथी। ठीक है, अब इसी पर हमें चर्चा करना है एक एक। तो आइए देखते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा बी हो जाएगा साथी यहाँ पे सही जवाब। देखिए अच्छा, यहाँ पे ये कई किताबों में अध्याय 1 जो है इसको जोड़ लेते हैं उसी में, तो अध्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर आप ऐसे जोड़ लेंगे तो। लेकिन राज्य सरकार में हमसे अध्याय से सवाल कोई कभी जिंदगी नहीं पूछा और ना ही पूछेगा। जानकारी के लिए ताकि एक लिंक बना रहे, इसलिए सारी चीजें जानना आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, बाकी मैंने आपसे बताया कि अनुच्छेद 152 से 167 में हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, फिर 168 से 212 में राज्य विधानमंडल के बारे में, अनुच्छेद 213 के बारे में राज्य की जो विधायी शक्तियां होंगी यानी अध्यादेश वगैरह के बारे में, अनुच्छेद 214 से 232 में राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में, फिर हम लोग जो है अनुच्छेद 237 से 238 अधीनस्थ न्यायालय के बारे में साथियों पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जो है राज्यपाल से स्टार्ट करते हैं साथी। तो अनुच्छेद 153 में ये बात कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अब देखिए अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया, मैंने आपसे कहा कि राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है, जबकि 153 में कहा गया कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। 154 में कहा गया कि राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, जबकि 155 में बताया गया कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। 156 कहता है कि राज्यपाल की जो पदावधि होती है पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है। 156 में साथ ही बात कहा गया। 157 में कहा गया कि राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति की क्या अर्हताएं होनी चाहिए। फिर 158 में लिखा गया कि राज्यपाल बनने के लिए उसके पदों की क्या शर्तें हैं। तो चलिए एक बार पहले 158 तक के आर्टिकल को समझ लेते हैं डिटेल से। देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो साथियों यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि ए नाम का कोई व्यक्ति है तो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह बात 7वां संविधान संशोधन आया था 1956 में, तब साथियों निर्धारित किया गया था। ठीक है, देखिए राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल आप जानते हैं राज्य के पहले नागरिक होते हैं तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख या होते हैं। कार्यकारी प्रमुख राज्य में आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री होते हैं।
राज्य के सभी कार्य इन्हीं के नाम से किए जाते हैं तथा इनके सहायता और सलाह के लिए राज्य मंत्रिपरिषद साथियों गठित किया जाता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वास्तविक रूप से इन शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी भारत के जितने राज्य हैं उनका एक एक राज्यपाल होगा। लेकिन आगे चल के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में कहा गया कि एक ही व्यक्ति को, मतलब जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसे हम 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। माने एक का तो होगा, ये तो तय है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन में ये भी कहा गया कि अगर हमें जरूरत पड़ती है तो एक ही व्यक्ति को, जैसे पंजाब चंडीगढ़ वाली कहानी देख लीजिए, तो कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला बढ़ेंगे साथी, कारा के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा? ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट साथी 153 में तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, आपने भी नहीं पढ़ा, तो पहला तो कभी नहीं हो सकता। अनुच्छेद 154 में बात कहा जाता है, तो बी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। क्या है 154? देखिएगा 154 में कई बातें हैं, लेकिन राज्य की कार्यपालिका शक्ति ही अमूमन है। 154 की 1 में कहा गया, या 154 ही कहिएगा, कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। वो चाहे तो इसका प्रयोग संविधान के उपबंधों के अनुसार खुद से करें, चाहे तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से करें। अनुच्छेद 155 में कहा गया, इसमें कहा गया कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, यानी अपॉइंट किए जाएंगे साथी। ठीक है, हालांकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते हैं जिसे केंद्र सरकार, यूपीएसआई ऑप्शन में एक बार आया था 2021 में, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो वहां पे दिया था प्रधानमंत्री, है ना, राज्यपाल द्वारा नामित, सॉरी केंद्र सरकार, यानी वस्तुतः प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है, यानी मोदी जी जिसका नाम लेंगे उसी को जो है महामहिम जो है वो राज्यपाल नियुक्त करेंगे। लेकिन एक केस हो गया था जिसका नाम है साथी हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलकवाद। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई सुनो, देखो जो राज्यपाल का जो पद है ना, एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। ठीक है, अब मंत्री, प्रधानमंत्री का पद थोड़े ना संवैधानिक पद की तरफ से मान जाएगा, मतलब है तो, लेकिन प्रधानमंत्री तो आते जाते रहेंगे, है कि नहीं है, लेकिन जो राज्यपाल मतलब ये भी आते जाते रहेंगे। लेकिन ये कहा गया कि ऐसा नहीं कि उनके अधीन है, नहीं, राज्यपाल का जो पद है वह स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जो ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और ना ही उसके अधीनस्थ है। मतलब ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करेगा, नहीं भाई, उसके ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते। ठीक है, वो एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यों के राज्यपाल के बारे में सही है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है साथी। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सही लेख के द्वारा त्याग पत्र भी दे सकते हैं, उनका मन कहे तो दे देंगे। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है साथी। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। क्या तीनों स्टेटमेंट सही है? तो आप कहोगे डी आंसर मार दीजिए सर, बिल्कुल मार दीजिए। देखिए मेरे भाई 156 देखिए, 156 का पहला कहता है कि भाई इसके अनुसार राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 156 का 2 कहता है कि भाई राज्यपाल जो होंगे ना वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। 156 का 3 जो होता साथी, ये कहता है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 साल तक पद पर रहेंगे। कितने साल तक? 5 साल तक पद पर रहेंगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो क्या तुरंत वो पद पर हट जाएंगे? नहीं साथी, अगर उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्ति हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति के समान लगभग में काम करता है। जैसे राष्ट्रपति महामहिम हेड होते हैं वैसे ही राज्यपाल राज्य में हेड होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? और ये है यूपी दरोगा भर्ती वाला क्वेश्चन, 2021 का ये सवाल था। आप इसको जरा देखिए,
योग्यता कौन चाहिए? उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। हाँ तो सही तो है, 35 साल का एज होना चाहिए, बिल्कुल सही है, पहला सही है। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, ये दोनों बात भी सही है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आई तो बच्चिया सही है। लेकिन जन्म से होना चाहिए क्या? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा, जन्म से भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। ये सवाल कहीं मैं पढ़ा था, एक बार सवाल आया था कि राज्यपाल जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए क्या, तो नहीं, जन्म से नहीं होना चाहिए। तो भैया तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो कौन सा जवाब देंगे? 1 2 3, यानी पहला आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर आपसे हम कहें कि राज्यपाल के पद के लिए योग्यता कौन से आर्टिकल में है, तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 157 बताइएगा। कौन कौन सी योग्यता चाहिए? दो योग्यता है, भारत के नागरिक, उम्र जो है 35 साल कम से कम, लेकिन जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद के लिए शर्तों का उपबंध दिया गया है कि मैंने कुछ शर्त है तब आप जो है राज्यपाल बन सकते हैं? जैसे कौन कौन शर्त है? तो पहली बात 158 में शर्त, 157 दोबारा नहीं है ना, 158 में ही शर्त के बारे में दिया गया है। अब क्या है शर्तें, जरा सा देख लीजिए। अगर आपको राज्यपाल बनना है तो इन शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। पहला शर्त है, संसद के किसी सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, या राज्य विधानमंडल के किसी सदन, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, लेकिन राज्यपाल नियुक्त कर लिया जाता है, तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति जिस तारीख से राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उसी तारीख से अपना पद जो है उस सदन में खाली कर दिया है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। 158 का 2 कहता है कि भाई राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो राज्यपाल भी बन जाए और अपना कंपनी भी चलाए। छुपा रुस्तम है जमाना है भाई हिंदुस्तान में, वो अलग बात है, छुपे छुपे कुछ भी हो जाता है साथी। अपने ने चले हैं बेटे, वो चलाए ससुराल। जैसे नितिन गडकरी देख रहे हैं, दबा के रुपया कमा रहे थे, अच्छा खासा है कि नहीं? है भारत में तो यही है, जनता को गुमराह करो, पैसा खूब कमाओ। अगला, राज्यपाल के वेतन भत्ते और अन्य परिलब्धियों का निर्धारण डॉट डॉट के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का वेतन कौन तय करेगा? संसद तय करता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना होगा। अच्छा, सीएजी का भी संसद तय किया था, है कि नहीं? है, सीएजी का भी है और गवर्नर का भी। आप देखिएगा इन दोनों लोग का संसद तय कर रहा है ना। देखिए 158 का 3 क्या कहता है? 158 का 3 कहता है कि देखिए जो राज्यपाल होंगे बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास के का उपयोग करेंगे और उसका हकदार होंगे, और ऐसी उपलब्धियां और भत्ते विशेषाधिकार का भी जो संसद विधि के द्वारा इनको देगा। अनुच्छेद 158(3) क ये कहता है कि जहां एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्य के बीच में ऐसे अनुपात में डिवाइड किए जाते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा अवधारित किए जाएं। देखिए नॉर्मल केस में क्या होगा, नॉर्मल केस में तो संसद जो बताएंगे उतना ही वेतन भत्ता दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश और साथ साथ में मध्य प्रदेश या बिहार ले लीजिए, यानी यूपी का भी राज्यपाल चुन लिया गया और बिहार का राज्यपाल। अब इनको सैलरी, इनका सैलरी कौन निर्धारित करेगा? तो इनको किस रेशियो में सैलरी दिया जाए? मान लीजिए 70:30 में दिया जाए। मान लीजिए यूपी में ज्यादा पैसा तो 70 में, बिहार में कम पैसा तो 70:30 में दिया जाए। क्या किया जाए? इसका निर्धारण संसद नहीं करेगा, तब कौन करेगा? इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा साथी? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, इनको वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि से, ध्यान रखना, सीएजी को भारत की संचित निधि, जबकि गवर्नर को राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। और 158(4) में इनकी उपलब्धियां वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है और न ही इस पर चर्चा होगी, याद रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उपबंध किया गया? अच्छा, ये शपथ भी लेंगे, कौन से आर्टिकल के तहत शपथ लेंगे? अनुच्छेद 159। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 159, आप इसे थोड़ा सा याद रखिएगा साथी। ठीक है, देखिए शपथ या प्रतिज्ञान दिया हुआ है अनुच्छेद 159 में। ठीक है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, देखिए कह रहा है दोस्तों कि अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इसके अनुसार अपना पद ग्रहण करने से पहले
राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो नहीं है तब तो उस उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके सामने शपथ लेंगे। उच्च न्यायालय याद रखिए, उच्चतम न्यायालय में गड़बड़ाई मामला है ना। अनुच्छेद 160, राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में नहीं दिया गया है, यानी अध्याय 2 भाग 6 के अध्याय 2 में जो बात नहीं दिया गया है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वो ठीक समझे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 160 यही काम करता है कि राष्ट्रपति जी को कुछ पावर देता है कि आप राज्यपाल के कृत्यों का पालन करने के लिए कुछ अगर आप नियम कानून तो आप ला सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधिकारस्थ अधिकारी से करेगा। आप कहोगे हाँ सही, तो तुरंत सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, बात सही है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ये बात भी सही है। साहब दोनों सही है, सी आंसर मान लीजिए अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 154 के अनुसार आप जानते हैं ये बात। अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री जब सलाह देते हैं तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं, आपको पता है। अगला, भारतीय संविधान के डाट में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, जुडिकल पावर, प्रेसिडेंट को भी था, इनको भी है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 161। ये थोड़ा याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 161 के तहत इनको न्यायिक शक्तियां मिली हैं। तो न्यायिक शक्तियों का संबंध ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए। तो अनुच्छेद 161 में कहता है कि क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश या निलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। ये राज्यपाल की शक्तियां हैं। ये अनुच्छेद 161 कहता है किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय से संबंधित जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जुर्म है, अपराध है, जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है साथी और ये चोरी करता है। ठीक है, तो चोरी मान लीजिए राज्य सूची का विषय आ गया। ठीक है, तो इसके तहत राज्य सरकार ने अपना कानून वगैरह बनाया हुआ है। ठीक है, तो हालांकि चोरी बहुत छोटा मुद्दा हो गया, तो इसको जो अगर ये क्षमादान मांगना चाहे तो मांग सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कानून जो कि संघ सूची का साथी, तो वहां पे संघ सूची के विषय का वो मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर के इस भाई साहब ने अपराध किया हुआ है, तब राज्यपाल का शक्ति काम नहीं आएगा, तब जो है महामहिम का शक्ति आएगा। मतलब कि ऐसा गुनाह जो राज्य की कार्यपालिका के शक्ति के अंडर में हो, मतलब उसका कानूनी दायरा हो, उसमें अगर आ गया तब राज्यपाल माफ कर सकते हैं। और अगर संघ सूची से संबंधित मामला आ गया तो वहीं पर जाइएगा, तब जो है महामहिम आपको छुट्टी दिला पाएंगे। अब कोई अगर सर समवर्ती सूची में आ गया तब, तो देखिए समवर्ती सूची पर तब तक राज्यपाल आपका साथ देंगे जब तक वहां पे संघ का कोई नियम नहीं टकराता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई मुद्दा है, ठीक है, आप कह रही सर एक कोई विषय है मान लीजिए, और ये विषय हमारा समवर्ती सूची से संबंधित था और हमको सर पता नहीं था, हमने क्या किया, जुर्म कर दिया इसके संबंध में, अब हमको भयंकर सजा हो रही है। अब हम सोचते हैं कि क्षमा हुआ मांग ले, तो हम क्षमा किसके साथ मांगे? तो यहाँ पे इस केस में तो आप राज्यपाल के पास पहले जाओगे। ठीक है, राज्यपाल क्षमा कर दे, अच्छी बात है। लेकिन अगर इस समवर्ती सूची का कोई ऐसा विषय है साथी जो राष्ट्र महत्व का है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल फंस रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दंड देने का स्वरूप है वो कुछ ज्यादा हो रहा है, तो वहां राज्यपाल काम नहीं करेंगे। टकराव जब आ जाएगा तो समवर्ती सूची के मामले पर भी दंड के लिए आप जो है क्षमा याचना वगैरह के लिए आप महामहिम के पास जाएंगे। बस इतना याद रखिएगा, जब तक टकराव नहीं होगा तब तक भरी काम किए, और जैसे टकराव हुआ वैसे ही आप समझ लीजिएगा सीधा राज्यपाल का गेम ओवर। ठीक है, बस इतना। अब सिद्ध दोष ठहरा गया किसी व्यक्ति के दंड को ये क्षमा कर सकते हैं, प्रविलंबन, विराम, परिहार, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, लवकर कर सकते हैं। मृत्यु दंड को भाई साहब नहीं, देखिएगा राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं होती है। संघ सूची से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराध को ये क्षमा नहीं कर सकते। अभी हमने आपसे बताया ना कि संघ सूची से अगर कोई मैटर तो नहीं होगा, सेना द्वारा दिए गए किसी दंड को ये क्षमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी सैन्य न्यायालय से अलग अलग रिश्ता। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, सही है।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य आयोग के अध्यक्ष सदस्य, सही है, सब साथ ही सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति होते हैं उनको भी ये बनाते हैं साथी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति से को परामर्श देते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है साथी आर्टिकल 162, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगला, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल डॉट डॉट के तहत राष्ट्रपति शासन की नियुक्ति मतलब कहते हैं। तो आर्टिकल 356 के तहत साथी राष्ट्रपति ही ऐसे होते हैं जब उनको लगता है कि राज्य के अंदर जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तब उस केस में जो है राज्यपाल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की साथियों बात करते हैं। पहला हो जाएगा आपका इस प्रश्न में सही जवाब। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन चलाते हैं। राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार होता है साथी। समवर्ती सूची में भी इनका अधिकार तब तक होता है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून से राज्य द्वारा बनाए गए कानून का विरोध नहीं होता, जैसा कि मैंने आपसे कहा साथियों। अगला, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां उसकी कुल सदस्य संख्या के डाट सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे साथी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अब इसकी हम चर्चा करेंगे। तो विधान परिषद में साथी 1/6 सदस्यों की को राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, सी आंसर हो जाएगा प्रश्न का साथी यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां उसकी कुल सदस्य संख्या की 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करता है, ठीक है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा या सहकारी आंदोलन। अच्छा, आपको याद होगा हम लोगों ने राज्यसभा में देखा था, तो राज्यसभा में सब कुछ तो था लेकिन सहकारी आंदोलन शब्द नहीं था। आपको याद है क्या? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। तो मान लीजिए अगर ऐसा कुछ उल्टा पल्टा सवाल पूछे तो सहकारी आंदोलन देखिएगा, कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है साथी, ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट से ये वाला चर्चा राज्य सभा वाले में नहीं था, है कि नहीं? आपको ध्यान है? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा सवाल बजाएगा ना तो बजिएगा मत। यहाँ पे दिया हुआ है, यानी मंत्री पर सॉरी जो हमारा यहाँ पे जो विधान परिषद है वहां पे जो मनोनीत किए जाएंगे उनमें सहकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति भी होना चाहिए, मतलब हो सकता है वो व्यक्ति, पर राष्ट्रपति वाले केस में ऐसा नहीं था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बात सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर रहेंगे, ये भी सही है। उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति नियुक्ति सही है। समानतः 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो आपको सर सभी सही है, डी आंसर हो जाएगा सही। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये बात सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, वह अपने पद पर 5 वर्ष के लिए रहते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश भी जारी करने की शक्ति दी गई है। इस पर और डिटेल में चर्चा आगे हम करेंगे जब 213 पहुंचेंगे साथी, घबराइएगा मत, एक एक आर्टिकल हम छोड़ेंगे नहीं, आपको 395 आर्टिकल एकदम मस्त से पढ़ा करके करा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसका जवाब दे सकते हैं साथी। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 163, लेकिन लोग इसमें गलत कर देंगे, लोग 164 मार के आएंगे, हो जाएगा गलत। 164 मार के आएंगे साथी, वो हो जाएगा साथी गलत, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, 163 में कहा गया राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 163 में कहा गया राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। इसके अनुसार उन बातों को छोड़ दीजिए जिसमें राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करेंगे। अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे। मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे साथी। अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में उपबंध दिया गया है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगला, डाट के तहत राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के का 15%
नियत किया गया है। यानी कौन से संशोधन के तहत कहा गया कि जो राज्य मंत्रिपरिषद होगा उसमें मुख्यमंत्री सहित, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर 403 सीटें हैं तो इसका जो 15% सीटें होगा साथी, ठीक है, उतना ही मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में सदस्य हो सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद है तो इस राज्य मंत्रिपरिषद में कुल सीटें कितनी है साथी? 403। तो इसका जो 15% है उतने लोग जो है साथी जीते हुए पार्टी के मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। ये वाला उपबंध कब दिया गया? तो ये वाला उपबंध 91 अमेंडमेंट 2003 में लाया गया था, वहां पे साथियों किया गया था। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कहीं कहीं तो ऐसा है जहाँ पे देखिए राज्य मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की मंत्रणा पर करते हैं, ये बात तो हम लोग जानते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा निर्धारित किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? 15% होगा। जबकि ऐसे राज्य जहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम है, जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे मान लीजिए कि विधानसभा सदस्यों की संख्या कम है, तो वहां पे कहा गया कि कम से कम भैया 12 मंत्री तो होना ही चाहिए। ये बात ठीक है, समझ में आ गई ना आपको? कम से कम 12 मंत्री होंगे, जहां पे मान लीजिए जिन जिन राज्यों में विधानसभा में सदस्यों की संख्या मान लीजिए साथियों कम है। अब उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे सबसे ज्यादा विधानसभा में उत्तर प्रदेश में है ना, और कहीं कहीं आप देखेंगे वहां 40 लोग हैं, तो वहां पर जब 40 32 लोग हैं तो वहां पे 15% करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, 1 रुपया नहीं आएगा, है कि नहीं है? तो वहां पे तय कर दिया गया कि भैया कम से कम 12 लोग होना अनिवार्य है। अब सुनिए अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कौन से सही विकल्प का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है, ये बात सही है। इनके शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 164(2) में दिया गया है। तो आपने पढ़ा होगा कि चाहे संसद के सदन के मंत्रियों साथी या राज्य विधानमंडल के, उनका प्रारूप जो है आपने पढ़ा था साथी, वो दूसरी अनुसूची में दिया गया था। तो इस कारण से ये वाला विकल्प आपका गलत होगा, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, केवल एक हो जाएगा साथी इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के जितने सदस्य होते हैं पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। शपथ का प्रारूप कहाँ पे दिया गया? दूसरी अनुसूची में दिया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है या किसी मंत्री द्वारा रखे गए किसी विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली जो है वो विधानसभा के प्रति जो है साथी उत्तरदायी होती है। यानी किसी एक मंत्री के खिलाफ कुछ भी किए तो सारा मंत्रिपरिषद गया। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो साथी अब जो हम चर्चा करेंगे वह राज्य के महाधिवक्ता पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आगे के अध्याय में दिया हुआ है, राज्य महाधिवक्ता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक क्वेश्चन की राज्य के महाधिवक्ता जो है वह राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। जैसे वहां पे न्यायाधीश थे ना केंद्र में, वैसे राज्य में राज्य के महाधिवक्ता है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति आपने देखा, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, तो इनकी नियुक्ति जो है वह किया गया किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति। सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। देखिए पहली बात तो यह याद रखिएगा कि अनुच्छेद 165 में क्या कहा गया? कहा गया है कि भैया सुनो, देखो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता अपॉइंट करेंगे। यानी जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा उसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। समझ सकते हैं, बहुत अच्छा पद है कि नहीं है? ठीक है, आप सुनिए अनुच्छेद 165 के 2 में कहा गया, महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल के द्वारा इनको समय समय पर निर्देशित करे या फिर सौंपे। तो भैया महाधिवक्ता का काम कैसे क्या होता है? जैसे महान्यायवादी केंद्र सरकार को विधिक सलाह देता है, वैसे राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वह राज्यपाल जो है उनको जो काम दे वो भी करें और राज्य सरकार को विधिक सहायता में हेल्प करें, ये काम होता है। ठीक है, उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा
उसके अधीन प्रदान किए गए हों वो सारे कर्तव्यों का पालन ये करें। अगला, भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता के पद का कार्यकाल क्या है? ये शायद यूपीएसआई 2021 का सवाल है साथी कि कितने समय तक महाधिवक्ता अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसके साथियों कोई नियत समय नहीं दिया गया है, भारतीय संविधान में कोई नियत समय इसके बारे में नहीं बताया गया। 165(3) में कहा गया है क्या कि जो महाधिवक्ता होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं जो राज्यपाल अवधारित करें। यानी अगर आप देखेंगे तो इनके कार्यकाल का वर्णन नहीं किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता के कार्यकाल का कब तक रहेंगे ये बात निर्भर करता है राज्यपाल के ऊपर। ठीक है। अनुच्छेद 177 कहता है कि जो महाधिवक्ता होंगे वह राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान नहीं दे सकते। यानी जो राज्य के महाधिवक्ता होते साथी वह जो हमारा राज्य विधानमंडल होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल भी है, राज्य विधान परिषद भी है, तो यहाँ वो बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। जैसे महान्यायवादी नहीं कर सकता था वैसे ये भी नहीं कर सकते। महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है साथी, तो राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। अगला, भारतीय संविधान के डाट में कहा गया है कि किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिकी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से हुई कही जाएगी। आप जानते हैं जैसे केंद्र सरकार में आप देखे हैं संसद के द्वारा जो भी किया जाएगा राष्ट्रपति के नाम से, वैसे ही हमारे यहाँ आर्टिकल 166 है। 166 कहता है साथी कि जो भी काम राज्य सरकार का किया जाएगा वो राज्यपाल के नाम से कहा हुआ माना जाएगा साथी। ठीक है। 166 की बात करेंगे तो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन ये कहता है। अनुच्छेद 166 के कहता है कि किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से हुई कही जाएगी। 167 कहता है क्या कि जो मुख्यमंत्री है उनका कुछ कर्तव्य होगा, जैसे प्रधानमंत्री का कर्तव्य था वैसे मुख्यमंत्री का कर्तव्य है क्या, राज्य के कार्यों के प्रशासन से संबंधित और विधान विषयक जितनी बातें हैं उनकी राज्यपाल को सूचना दे, और राज्य के कार्यों और प्रशासन संबंधित चाहे विधान संबंधित अगर कोई बात राज्यपाल पूछे तो उसको भी बताएं, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय तो कर दिया है लेकिन राज्य मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष चाहे विधानसभा मतलब विधानसभा हो तो विधानसभा के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाए। ये तीनों बातें अनुच्छेद 167 में कहा गया कि मुख्यमंत्री ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ये एक चीज करना होगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, सही है। राज्य के महाधिवक्ता को केवल राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में बोलने का भाग लेने का अधिकार है। अभी कौन सी बात है, विधान परिषद भी इसमें जोड़ दिए होते तो मजा आ जाता, नहीं जोड़े कोई बात नहीं, गलत कर दीजिए। क्यों गलत कर दें, काहे कि ये राज्य विधानमंडल अगर नहीं राज्य विधान परिषद भी अगर होता तो दोनों में बोलने का अधिकार होता है इनको, है ना साहब। तो बी वाला गलत कर दीजिए, केवल एक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रयोजन है, सही है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, सही है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, है ना। अतः महाधिवक्ता को हटाने की शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल के पास। ये वाला पॉइंट पूछा गया है यूपी दरोगा भर्ती 2021 में, याद रखिएगा इसको। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदन चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद इनकी कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है। राज्य में विधायिका, तो राज्य विधायिका माने राज्य विधानमंडल, ऐसे लिखो ना। तो साथियों अनुच्छेद 168 से चालू होता है राज्य विधानमंडल, जैसा कि आपको पता होगा, हमने अभी स्टार्टिंग बताया, और यहाँ से 212 तक अपना खेल चलेगा राज्य विधानमंडल। ठीक है। देखिए, राज्य विधानमंडल की बात किया जाए तो भाग 6 में और अध्याय 3 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 168 से 213 तक में राज्य विधानमंडल के बारे में प्रावधान। 168 का एक कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। 168 का 2 कहता है कि जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां एक को विधान परिषद कहेंगे, दूसरे को विधान मंडल कहेंगे, विधान परिषद कहेंगे और दूसरे को विधानसभा कहिए या विधानमंडल कहिए।
जहां केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधानसभा होगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। कहीं कहीं द्विसदन है, 6 राज्य ऐसे जहां द्विसदन है, और ये सवाल बहुत पूछा गया 2021 में। तो यहाँ पे बिहार राज्य ऐसा है, यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था साथ है। ठीक है। देखिए वर्तमान में कुल 6 राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय सिस्टम है। भाई अपना उत्तर प्रदेश है, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। तो 3 ठो देखा हुआ है, 2 ठो, 4 ठो देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। जब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार सही है। ठीक है। अनुच्छेद 169 इसके तहत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार किसके पास होता है? संसद। अभी हम राज्य विधान परिषद जब पढ़ाएंगे ना, तो उसमें इसके बारे में कैसे कैसे क्या होगा वो सब बताएंगे फिलहाल। लेकिन इतना याद रखिएगा कि विधान परिषद की स्थापना और उसके उन्मूलन का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत के संसद के पास होता है, राज्य के विधानमंडल के पास नहीं, और ना ही राष्ट्रपति के पास। ये दोनों नाम याद रखना, तो है ना। अब देखिएगा कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए कि कोई राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ जो है विधान परिषद बन जाए, तो उसको क्या करना होगा? सबसे पहली बात, अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि 400 सदस्य हैं, तो इसका बहुमत माने कितना? 201 सदस्य। ठीक है। और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब मान लीजिए 400 है, तो 400 पहले बहुमत, तो भाई ये 201 चाहिए। इसके साथ साथ लेकिन 400 उपस्थित नहीं है, तब करना उपस्थित है। उपस्थित मान लीजिए आए हैं 350 से लोग, तो 350 के 2/3 बहुमत इतना। ठीक है। इतना होना चाहिए, कुल कुल कीमत पे इतना तक आना पड़ेगा, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से उक्त आशय का कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। मतलब एक खतरनाक प्रक्रिया है, जल्दी से विशेष बहुमत मिलता ही नहीं साथी। ठीक है। मतलब एक विशेष बहुमत है। मैंने इस पर चर्चा पहले भी आपसे की हुई है संसद वाले केस में। ये क्या कह रहा है कि भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितना होगा? तो अधिकतम 500 और कम से कम 60। और ये सवाल यूपीएससी 2021 में हर सेटन था कि अधिकतम कितना, न्यूनतम कितना। तो अधिकतम 60, 500 सदस्य हो सकते हैं राज्य विधानमंडल में, और न्यूनतम 60। ठीक है। तो याद रखेंगे अधिकतम कितना, तो आप कहोगे सर 500। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा का गठन। इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। लेकिन कुछ राज्य पनौतियां हैं, जैसे सिक्किम में 32 सीट है, मिजोरम में 40, गोवा में 40, पुदुचेरी में 30। इसके अपवाद है, कहा भैया यह तो 32 है, कम से कम 60 चाहिए थे, 32 है ना। वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की है, वहां पे 30 है। सबसे बड़ी जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की है, 403 सीट है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निचले कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, ये हमने चर्चा किया था, आपको याद होगा, से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष हम लोग चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं, वो विधायक साहब को चुनते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन चुनाव आयोग करता है, ये बात तो सही है। अब प्रधानिक चुनाव छोड़ दीजिए, बाकी चाहे राज्य का हो चाहे संसद का, वो दोनों निर्वाचन आयोग ही देखता है। सी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर साहब। ठीक है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? ये कहता है कि विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव कराता है। ठीक है। सदस्यों के निर्वाचन है तो प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित जनसंख्या के स्थानों के साथ अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक ही हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 1000 लोगों पर एक लोग को हम विधायकी के लिए खड़ा करेंगे, तो ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी जनता है, ठीक है, तकरीबन 19 करोड़ के आसपास। लेकिन गोवा में अगर कहा जाए तो गोवा में तो भाई इतना जनता नहीं है, लेकिन गोवा में भी 1000 लोगों पर 1 लोग जो है विधायक के रूप में खड़ा होते हैं, समझ रहे? तो ये रेशियो को इक्वल करने की कोशिश की जाती है। बड़े बवंडर पे 2026 में इस विषय पर बहुत ज्यादा घमासान होने वाला है, क्योंकि भाई जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया है उनके यहाँ थोड़ा सा कम सीटें मिलेंगी और संसद में भी कम सीटें मिलेंगी।
तो वो राज्य थोड़ा सा है कि नहीं दिक्कत होगा। और जिन राज्यों के पास बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तिनको नियंत्रण है, जैसे हमारे योगी जी हैं, चलने दो चल रहा है, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा सीट हो जाएगी। इस बार तो हमको लगता है 100 से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें हो जाएगी साथ ही लोकसभा में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होगा। जैसे जो राज्य विधानसभा होता है उसका कार्यकाल सामान्यतः उसकी प्रथम बैठक से 5 साल की होती है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि कौन से आर्टिकल में कहा गया, साथी आर्टिकल 172। आप कहोगे सर 171 छोड़ दिए, तो ये विधान परिषद के बारे में है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे अलग से साथी, ठीक है, राज्य विधान परिषद के बारे में, ठीक है। 172 में दिया हुआ है। अब देखिए क्या कहता है 172, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। 172 कहता है कि देखिए पहली बैठक से इनकी अवधि 5 साल की होगी, लेकिन उससे पहले अगर मुख्यमंत्री चाहें तो राज्यपाल से परामर्श करके उससे पहले भी इसको विघटित कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपातकाल हो जाए तब क्या होगा, तब संसद के पास साथियों एक शक्ति होता है, विधि के द्वारा संसद राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को 1 साल के लिए एक बार में बढ़ा सकता है। माने ऐसा नहीं कि एक बार में 3 साल बढ़ा देने, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। ये काम संसद करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेंगे। कानून में दुर्गों में एकदम बैठा लिया बच्चा। आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को एक बार में एक साल में एक बार के लिए बढ़ाया जा सकता है, और इस संसद के कानून के तहत बनाया जाएगा। राष्ट्रपति इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी अवस्था में अगर आपातकाल मान लीजिए खत्म हो गया तो 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी। 6 महीने से पहले ही उसका चुनाव वगैरह सब करा लेना पड़ेगा आपातकाल खत्म हो। अगला, विधानसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। मानिए आपको अगर एमएलए बनना है, माने अपने यहाँ का विधायक, तो पहली बात भारत के नागरिक, आपकी उम्र 25 साल, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों आपके यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों सही जवाब, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 173 में क्या कहा गया, विधानसभा के सदस्य अगर आपको बनना तो योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली बात तो भारत के नागरिक हो, उम्र आपकी 25 साल होनी चाहिए, या संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो ऐसा, ठीक है। मतलब वो भी थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे साथी, आर्टिकल 332 क्या कहता है, इसके तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथी कि डाट के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन बुला सकते हैं। तो ये साथियों आखिरी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ एक बार आप रिवीजन जरूर करिएगा। मैं वैसे कोशिश किया हूँ, ये बहुत पेचीदा होता है, पर इसको मैं कोशिश किया हूँ काट चाट के आपको बेहतर समझाने की। जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने आपसे डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। तो साथ ही आर्टिकल 174 174 में दिया गया है कि राज्यपाल जो है वह दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन बुला सकते हैं। 174 क्या कहता है, इसके अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन साथी बुला सकते हैं, ठीक है, और उनका सत्रावसान भी कर सकते हैं। किंतु किसी एक अधिवेशन और अंतिम अधिवेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा को साथी विघटित भी कर सकते हैं, उसका सत्रावसान भी कर सकते हैं। अब आगे की आर्टिकल साथी 175 पर हम आगे चर्चा करेंगे, और यहाँ से हम आगे चलते चलेंगे। और कल आप लोग विधान परिषद को अच्छे से पढ़ के आएगा, साथ में थोड़ा बहुत आप लोग जो है भाग 8 जो कि दिया हुआ है संघ शासित प्रदेश, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। तो मिलता है आपसे कल के सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।